या हेलो क्लास, मैं अभी बस आपको ये अपलोड हो जाए, मैं आपको देती हूँ। या हेलो जी। नहीं, हो गया, मेरा हो गया, मेरा क्लियर हो गया। वो एक्चुअली आपने पोस्ट बेसिक का और उनका दोनों का इकट्ठे भेज दिया, तो मुझे पता था कि मेरी तो आज ये क्लास पहली है, तो मैंने जो लास्ट वाला था उसको पहले पकड़ लिया। तो मैं पौने पौने 9 बजे से वो लॉगिन होके बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा ये क्या मुश्किल है। मेरे ख्याल से पोस्ट बेसिक का कर दिया था मैंने। फिर मैंने जब दोबारा से जब पोस्ट बेसिक आया, वो उधर एसएमडीसी आ रहा, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई। फिर मैंने दोबारा चेक करके तो मैंने क्या लॉगिन हो गया। हाँ, हाँ, हाँ जी, हो रहे हैं। 26 हो गए। ओके। या थैंक यू। सो सुन लिया सब कुछ? किधर हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वालेकुम, सबको मैंने अस्सलाम वालेकुम कर दिया, ठीक हो गया। ओके। सो हमने एनल फिशेस पढ़ा था। एनल फिशेस हमने ऑलमोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा रह गया था, जो मैंने आपको कहा था कि हम कंटिन्यू रखेंगे और इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, ठहर के मुझे सीटों से आउच नीचे कर लिया। सो एनल फिशेस क्या है कि एनल कैनाल में लोअर रेक्टम में हमें एक टीयर आ जाता है, जिसको हम फिशेस तो नहीं था, हमने फिस्टुला पढ़ना था, राइट? ओ तेरे बेटा, 1 मिनट। एनल फिस्टुला, ओके, ठीक हो गया। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। सो हमने उसके अंदर हमने थोड़ा सा एनल फिशर को भी गो थ्रू किया, और अब हम देखेंगे इसकी। वी ऑलमोस्ट फिनिश्ड ऑल दिस। अच्छा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, हमारा ऑलरेडी 20 मिनट्स इसी में जाया हो गया। वी सॉ दैट नर्सिंग ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट को हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, इसलिए क्योंकि फिर ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट, जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, राइट? बेटा, बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? ओके। अब हमने देखना है कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें जो पेशेंट है, जब वो यूरिन वॉइड करेगा। हेलो, ये कौन आ गया इसमें? एक्सक्यूज मी, या कौन सी क्लास आ गई बीच में? प्लीज डिस्कनेक्ट योर। आप जरा अपना ये डिस्कनेक्ट करेंगे, बिकॉज ये कॉलेज, ये कौन सी गई है? एसएमडीसी आ गई बीच में। है गनी, तो किधर से नजर आ रहा है मुझे? गनी, यू आर डिस्टर्बिंग मी। ओके, फाइन, देखते रहो, मैं गायब। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में बेटा हमने देखा था कि जो फूड है वो अगर ठीक से आप डाइजेस्ट नहीं करते हैं। सर गनी आ गए हैं, तो वालेकुम सलाम।
मिस्टर गनी, आप मुझे सारों को डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके, तो जो फूड है वो क्या करते हैं, जैसे नट्स हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, ठीक है, चिप्स हो गए, वो क्या है कि आप ठीक से वो क्या करे, वो नहीं करते हो, मैस्टिकेट नहीं करते हो, चबाते नहीं हो। तो वो क्या है कि जब आप स्टूल पास करते हो तो उस फिस्टुला में बाजू का क्या होता है कि ये दाने जाके उस फिस्टुला में फंस जाते हैं, ठीक है। फिर देन इट गिव्स मोर पेन, राइट। सो इंक्रीज लिक्विड इनटेक को लेना जरूरी है, स्टूल सॉफ्टनर लेना जरूरी है, मिनरल ऑयल वगैरह। ये इससे क्या होता है कि स्टूल सॉफ्ट हो जाता है एंड यू कैन आपका जो स्टूल है सॉफ्टन होने से वो फिस्टुला में तकलीफ नहीं होती है, उसमें आपको पेन नहीं होगी। Then the most important thing is that after using your टॉयलेट आपने जब कर लिया है, आप अपने आप को अच्छे तरीके से वॉश करो, वार्म वाटर के साथ करो, टब में सोक अपने थोड़ा सा आप उसमें डिटॉल थोड़ा सा डाल के भी आप अपने आप को सोक कर सकते हो। एंटी वो क्या कहते हैं, क्लियर हो जाता है आपका सारा इन्फेक्शन से, साफ इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। बट सिक्स बाथ लेने से पहले मेक श्योर यू अपना टब आप अच्छे से साफ करते हो, ठीक है, फिर आप सिक्स बाथ लें। ओके, एंड देन यू गो फॉर, इनकरेज करते हैं पर्टिकुलरली आफ्टर बाउल मूवमेंट के बाद, आपका बाउल मूवमेंट के बाद जब आप सिट्स बात लेते हो, इट रिलैक्स एंड स्पैज्म, जो आपका जो स्पैज्म हुआ है उसको थोड़ा सा वो रिलैक्स कर देता है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है टुवर्ड द एनस, एंड देन क्लीन द एनस विदाउट रबिंग, ठीक है, हमें रगड़ना नहीं है अपना जिस्म को, आप उसको सॉफ्टली और जेंटली आप उसको अपना साफ करके, और जो आपको डॉक्टर ने ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किया है वो आप उसको लगाएंगे, ठीक है। बाकी हमने मेडिकेशन देखी थी, ये आप लोग इसको अच्छे से आपको मैंने पढ़ा दिया था, सर्जिकल भी हमने देख लिया था, ठीक है, हमने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया था और ये हमारा खत्म हुआ। ये तो आपका इनर फिशर था, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, यू जस्ट होल्ड ऑन एंड आई गो एंड गेट द अदर। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट तो नहीं लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो है हेपेटोबिलरी ट्रैक्ट, ठीक है, ऑल्ट्रेशन इन हेपेटोबिलरी। हमारा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक खत्म हो गया है, अब हम हेपेटोबिलरी का शुरू करेंगे। इसके भी मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम इसको भी कोशिश करेंगे इस हफ्ते में, नहीं तो अगले हफ्ते तक इसको भी हम फिनिश कर लेंगे। ओके, नाउ लेट मी चेक। ओके,
ओके, पेनक्रीटाइटिस हम सबसे पहले देखेंगे पेनक्रीटाइटिस को। द फर्स्ट टॉपिक इज पेनक्रीटाइटिस। आप इस पिक्चर में देख सकते हो द पेनक्रीटाइटिस में किस तरीके से आपको ये नजर आएगा, राइट? ओके, ऑब्जेक्टिव्स कम्स ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज योर नॉर्मल एनाटमी, ठीक है? आपकी कैसे जो पेनक्रियास है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास है, लेकिन उससे पहले हमने एक नॉर्मल दिस इज योर गॉल ब्लैडर, दिस इज योर ड्यूडेनम, ठीक है? ड्यूडेनम के साथ ही ये आपका पेनक्रियास आ गया, कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियास, और इसके साथ पेनक्रियाटिक डक्ट नजर आ रही है, ये जो पत्ता सा बीच में नजर आ रहा है, राइट? हो गया। नाउ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास, is a serious disorder that can range in severity from relatively mild self-limiting disorder to rapidly fatal disease that does not respond to any treatment। ठीक हो गया? ये पेनक्रियाटाइटिस मेरे फादर इन लॉ को हुआ, और बड़ी लेट, और उससे पहले कहीं पता नहीं था लगता कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। और लेट जाके जब व्हेन एवरीथिंग वाज कोई ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, दैट वाज द टाइम व्हेन वी केम टू नो दैट ही इज गोइंग थ्रू पेनक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। ठीक हो गया? सो इसने बताया है कि जो पेनक्रियाटाइटिस है वो एक सीरियस डिसऑर्डर है। डोंट टेक इट विद, जिनको एक्यूट स्टेज में पता लग जाए दे आर वेरी लकी, क्योंकि उस वक्त वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन लेट स्टेजेस में फिर कोई ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती है। ओके, ये रिलेटिवली माइल्ड से रैपिडली फेटल साइड पे चली जाती है, ठीक है? या एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी में आप देखेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट बिकम्स ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है? जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो उससे क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन एंजाइम्स ऑफ द पेनक्रियास जो है वो क्या करना शुरू कर देता है? ओवर सिक्रीशन शुरू कर देता है, किसी हाइपर सिक्रीशन शुरू कर देता है एक्सोक्राइन एंजाइम्स के, ठीक है? अब जब वो करता है तो ये एंजाइम्स जो है ये कहाँ पे एंटर हो जाते हैं? इट एंटर्स इन द बाइल डक्ट, ठीक है? हमने एनाटमी देखी थी थोड़ी सी, where they are activated, and with bile duct, बाइल जो है वो बैक फ्लो करके बैक अप इनटू द पेनक्रियाटिक डक्ट में चली जाती है, और उससे क्या हो गया? पेनक्रियाटाइटिस हो गया। इसको अगर आप अपने तरीके से लिख के एरोज के साथ देखोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। हियर, ठीक है? नाउ देयर इज गॉल स्टोन, ठीक है? एक गॉल स्टोन आ गया, इसने आपका क्या कर दिया? बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है? अब द गॉल स्टोन्स लॉज इन द डक्ट ब्लॉकिंग द ल्यूमेन, ये इसने यहाँ पर, और इसको इसने क्या कर दिया? सारा ब्लॉक कर दिया, एंड एग्रीवेटिंग पेनक्रियास। अब इसको यहाँ अगर आप इस तस्वीर को, ये जो यहाँ पर आपको ये जो पेनक्रियास के अंदर आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, इसी सर्कल को इन्होंने जूम करके बाहर निकाल दिया, ठीक हो गया? अब ये जो डक्ट है ये यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट करने से क्या हुआ? हम यहाँ देखो, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द बाइल डक्ट, हाइपर सिक्रीशन शुरू हो गई है उसकी पेनक्रियास के अंदर, और यही एंजाइम्स जो हैं ये क्या होते हैं? बाइल डक्ट में it enters the bile duct where they are activated, and with bile back up into the pancreatic duct. Yeah.
ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, ये आपका पेनक्रियास है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है तो आप देख सकते हो ये रेडनेस सारी उसकी पेनक्रियास में आपको ये रेडनेस नजर आ रही है। और यहाँ से जो बाइल है ये सारा वापस पीछे की तरफ आ रहा है और यहाँ से वापस आके कुछ ना कुछ आपके इसमें एंटर हो रहा है, ठीक है। हो गया। नाउ ट्रांस ट्राइपेंसोजन जो है प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम्स, ये नॉर्मली रिलीज होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन इन एपी, ठीक है। एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन इन द पैनक्रियास कॉजिंग ऑटो डाइजेशन ऑफ पैनक्रियास, ठीक है। ये सारा उसकी पैथो है जो आप पढ़ते रहे, पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ रहे होगे। आप इस तरीके से देख सकते हो कि ऑटो डाइजेशन जो है ये acute inflammation of the pancreas which leads to necrosis of the pancreas। जब पेनक्रियास निक्रोस हो रहा है तो उसकी जो डाइजेशन ऑफ द वेस्कुलर वॉल जो है उसमें थ्रोम्बस और हेमरेज हो रहा है, एंड देन फाइनली इट गो डेथ डेथ अकर्स, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये एक उसकी एक सीक्वेंस है जिस तरीके से वो चल रहा है, ठीक है। तो ये इसकी कॉज बनती है कि वो फाइनली किस तरीके से क्रॉनिक से होता हुआ ये निक्रोसिस हो गया, उसका वेस्कुलर वॉल्स हो गए, थ्रोम्बोस और हेमरेज शुरू हो गया, एंड देन फाइनली डेथ हैपेंस। उसके प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको छेड़ते हैं, प्रिसिपिटेट करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। लुकिंग एट द सेम डायग्राम, ठीक है, हमने जो पिछले डायग्राम्स में देखा था, ब्लॉक हो गया है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा काम क्या है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है और उसके अंदर ब्लॉकेज की वजह से जो ल्यूमेन है वो एक्टिवेटिंग द पैनक्रियास को वो क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, इन्फ्लेम कर रहा है, ठीक है। एंड देन दिस इज द ड्यूडेनम, ये जो आपको नजर आ रहा है इंटेस्टाइन, दैट्स द ड्यूडेनम पार्ट, ठीक है। इसके बिल्कुल पीछे से वो आपको नजर आएगा। ओके, द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इज द ट्रॉमा, यूज ऑफ एल्कोहल, बहुत ज्यादा एल्कोहल का यूज करने से, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज, अगर आपको ये जो बिलियरी ट्रैक्ट का जो बीमारी आ जाती है, हेपेटाइटिस, जॉइंटस वगैरह, ये सारा वही है। एंड देन वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस बहुत कॉमन है, हमने देखा वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस जो हैं। एंड देन कॉलीलिथियासिस, कॉलीलिथियासिस इज व्हाट इज लिथियासिस, हम जब बात करते हैं सो लिथियासिस जो है वो है योर स्टोन, ठीक है। स्टोन, लिथियासिस इज स्टोन, so coli is your gallbladder, and cholelithiasis there is a stone in your gallbladder। तो यही गॉल ब्लैडर के जो छोटे छोटे बाजू का छोटे छोटे स्टोन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जाके आपके बाइल डक्ट को या आपके इसको जो आगे ल्यूमन जो बिल्कुल उसका बाइल डक्ट है उसको वो क्या कर देते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ब्लॉकेज करने से आप देख सकते हो कि आपका जो पैनक्रियास है वो बिल्कुल उसके साथ है, और यही बाइल डक्ट की जो शाखें निकली हुई हैं ल्यूमन्स निकले हुए हैं, इनमें जाके भी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और जॉइंटिस कैसे हो जाता है, यही पत्थर जो है ये जाके आपके बाइल डक्ट को ब्लॉक करता है, जिससे जो बाइल है वो आपके ड्यूडेनम में या आपके जो इंटेस्टाइन में जाने के बजाय जगह तो स्टॉप हो गई, तो उन्होंने अपनी जगह तो निकालनी है बाइल ने, तो ये क्या करती है, बैक पीछे से ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू कर देती है।
ठीक है। अब अगर आप बाइल को देखो तो आपको वैसे तो देखने में ग्रीन नजर आता है, बट व्हेन जब जॉइंडिस वगैरह हो तो इट गिव्स अ येलो कलर। ठीक है। तो अब ये येलो कलर जो है ये इट गिव्स टू योर स्किन, योर आई में आपको जहां जहां से छोटे छोटे ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन में चूंकि चला गया है, इसलिए वो आपको सारे को डिसकलर करके रख देता है। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नो, ये जो बाइल डक्ट, ये जो स्टोन्स है कॉलीलिथियासिस, इसको क्या कहते हैं, रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक हो क्या? एंड देन द अदर फैक्टर इज पेप्टिक अल्सर। ठीक है। पेप्टिक अल्सर में भी क्या होता है कि अल्सरेशन हो गई है, और उसकी भी थोड़ी सी जो ब्लड में पेप्टिक अल्सर में वो आपको नजर आएगा, वो जो सारा जो बाइल है, ठीक है, वो आपके इंटेस्टाइन से होता आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है ना, तो वो बैकफ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। वॉमिट जब आएगी बहुत बड़ी बड़ी, तो उसमें भी आपको नजर आएगा कि बहुत ज्यादा आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो रहा है। ठीक है। आपकी इंटेस्टाइन अपसेट हो रही है, और ये सारा कुछ आपके जो ऑर्गन्स हैं ये सारे डिस्टर्ब होके रह जाते हैं। तो ये भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है आपका इसका क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकती है, जो कॉमनली होती है, ये जो थे दे आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। ट्रॉमा भी हो सकता है, और ये लोग जो रेसलिंग वगैरह खेलते हैं करते हैं, कुश्तियां लड़ते हैं, और यस, पेनक्रिटाइटिस, थैंक यू। और ये जो हम क्या कहते हैं, बहुत सारे गेम्स में कहीं इंसान चोट खा जाता है, लड़ाई झगड़े में चोट खा जाता है। ठीक है। तो ये ट्रॉमा उस वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल यूज करने से, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेस की वजह से, वायरल या बैक्टीरियल डिजीजेस की वजह से, कॉलीलिथियासिस की वजह से, और पेप्टिक अल्सर की वजह से। जिन पे तो स्टार लगा हुआ है, यूज ऑफ अल्कोहल एंड कॉलीलिथियासिस, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है। इसको तो आप वो क्या कहते हैं, फिंगर टिप के शुरू में ही रखना, ताकि पता हो कि भी ये इसका जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है वो ये है। नाउ व्हेन द पेशेंट कम्स इन द हॉस्पिटल, ठीक है, जब हॉस्पिटल में पेशेंट आया है तो उसमें क्या होगा, वो आके आपको सबसे पहले क्या बताएगा। ठीक है। उसका वो आपको आपको तो कई उन लोगों को तो नहीं पता कि उनका पेनक्रियास कहाँ पाया जाता है, उनको तो सिर्फ इतना पता है मेरे पेट में दर्द हो रही है। ठीक है। सो वो सबसे पहले आके बताएंगे एब्डोमिनल पेन इज द मेजर सिम्टम। सबसे पहली बात वो अपना हाथ रख के बताएंगे, यहाँ पे पिन पॉइंट करके आपको अपने एपिगैस्ट्रिक रीजन के पास बताएंगे कि यहाँ पे दर्द होती है। Now, pain in the mid-epigastrium may be accompanied by abdominal distension. अब ये जो एपिगैस्ट्रियम पेन बता रही है, वो हाथ एपिगैस्ट्रियम में रखेंगे, लेकिन आपको उसका पूरा पेट जो है वो डिस्टेंडेड मिलेगा। A poorly defined palpable abdominal mass, decreased peristalsis, and vomiting that fails to relieve the pain or nausea. ठीक है। अब जब तक वो उल्टी नहीं कर देता, ठीक है, उसकी पेट में इतनी डिस्टेंशन हो रही है, जब तक वो उल्टी नहीं कर देता उसको आराम ही नहीं आता। एक दफा उल्टी कर ले फिर आराम आ जाता है। तो क्या है कि जब आप उसको लटा के उसको एग्जामिन करते हो, तो एग्जामिन करते वक्त जब आप उसको पैल्पेट करोगे, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा आप अपना जो पैल्पेशन में यू यूज योर दीज फिंगर टिप्स, 4 फिंगर्स, ठीक है, जेंटली आप उसको रोटेशन में आप पैल्पेट करो, तो आपको वहां पर एक मैस फील होगा। व्हेन यू ऑस्कल्टेट, आप जब ऑस्कल्टेट करोगे उसके एब्डोमेन को,
तो एब्डोमन, जब आप एब्डोमन को ऑस्कल्टेट करते हो तो आप क्या चेक करते हो, उसके पेरिस्टाल्टिक मूव, उसके साउंड को, ठीक है, बावल साउंड सुनते हो, तो बावल साउंड भी कम कम सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। जब बावल साउंड कम सुनाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो भी कम है। यहां तक समझ में आई? यस और नो? ओके, ठीक हो गया। एंड देन अब जब वो वॉमिट कर ले एक दफा तो फिर थोड़ी सी दर्द में कमी आ जाती है। पेन इज फ्रीक्वेंटली एक्यूट इन ऑनसेट, 24 टू 48 आवर्स में वो उसकी जो ऑनसेट है दैट इज एक्यूट, एंड आफ्टर अ हेवी मील और एल्कोहल इंजेशन may be more severe after meal and unrelieved by NSAIDs, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा उसके अंदर पेप्टिक अल्सर का भी आंसर देखा था, ठीक है। तो क्या है कि जब वो खाना खाता है तो उसकी पेन ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर वो एंट एसिड्स का यूज करें तो शायद थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए, उससे भी बाज़ रिलीफ नहीं मिलती है, ठीक है। सो पेन अपीयर्स acutely हेल, पेशेंट अपीयर्स, ठीक है, पेशेंट अपीयर्स acutely हेल, पेशेंट आपको देखने से ही बीमार बीमार नजर आएगा, वो आपको इतना हेल्दी पर्सन नजर नहीं आएगा। कुछ लोग अंदर से तो खाए जाते हैं, ऊपर से बहुत हेल्दी नजर आते हैं, अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है पता नहीं लगता। सो इसका अंदर भी गड़बड़ी चल रही है और पेशेंट भी गड़बड़ नजर आ रहा है, ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आया? जब आप पेशेंट को क्लिनिकल पे आपके पास आता है तो आपकी फर्स्ट लुक में ही पेशेंट बीमार नजर आएगा। जब आप पेशेंट से बात पूछोगे कि क्या तकलीफ है तो वो अपने पेट पे एपिगैस्ट्रिक एरिया में हाथ रख के बताएगा मुझे यहाँ पे दर्द है। फिर आप उसको कहोगे लेटो, हम आपको देखते हैं। जब आप उसको बिस्तर पे या एग्जामिनेशन टेबल पे लेटाओगे तो आपको उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड मिलेगा। व्हेन यू पैल्पेट, ठीक है, जब आप उसको हल्की सी पैल्पेट करोगे तो आपको वहां पर एपिगैस्ट्रिक रीजन में मैस फील होगा। इसका मतलब समथिंग स्वॉलन, मोटा मोटा जो आपको जो मैस फील हो रहा है वो उसका एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसका जो पेनक्रियास हो सकता है, ठीक है, वो आपको वहां पे फील होगा कि यहाँ पे कोई मैस है, जिसको आप अभी डिफाइनिंग जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे नहीं पता लगेगा। फिर उसके बाद आप कहते हो कि मैं इसको ऑस्कल्टेट करके देखूं कि बावल साउंड्स हैं कि नहीं। When the doctor checks the bowel sound, there is no bowel sound. Decreased peristalsis है बहुत कम कम से, ठीक है। फिर पेशेंट को आप जब पूछते हो कि उल्टी आई तो कहते हैं उल्टी आ जाए तो तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके लिए हम देखते हैं कि जो पेशेंट जो एक्यूट इलनेस के साथ ऑनसेट के साथ आया है तो आप उससे जब टाइम पूछोगे कि कब से हो रहा है तो वो आपको बताएगा 2 से 4 दिन हो गए हैं मुझे यही हालत है, ठीक है। यानी कि 24 टू 48 आवर्स में वो आपको इसी तरीके से बताएगा कि खाना पे दर्द होती है मुझे खाना खाने के बाद, या अगर वो आप उससे पूछोगे कि आप ये शराब वगैरह पीते हो तो कभी कभी पी लेता हूँ, तो वो कभी कभी जो है वो कभी कभी नहीं होता, वो रोज होता है। जो कहे ना कभी कभी, तो वो उसको मत कभी भी यकीन नहीं करो। सो वो ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है, इसलिए पेन उसकी वजह से पेन भी ज्यादा हो रही है। और जो पेन है वो खाना खाने के बाद जो हो रही है वो आप ये एनएसएस का भी इस्तेमाल करो तो उसको उतना ज्यादा आराम नहीं आता। देखो मैंने 2-3 दफा आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ तक तो उसने कहा कि पेन उसकी दर्द नहीं गई और पेशेंट बहुत बीमार नजर आ रहा है। अब आप देखोगे कि आप जब उसका
बीपी चेक करोगे तो उसका बीपी लो होगा, ठीक है, रिलेटेड टू हाइपोवोलेमिया एंड शॉक। सो ये पेशेंट इतने बीमार नजर आते हैं कि ये हाइपोटेंशन की जो वजह बनती है वो क्या बनती है, वो हाइपोवोलेमिया बनती है, शॉक बनती है। अब हाइपोवोलेमिया क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि उसको पेप्टिक अल्सर का भी थोड़ा सा असर था, तो वो वॉमिटिंग भी कर रहा है। जब वो कुछ खा पी नहीं रहा है, वॉमिट कर रहा है, सिर्फ निकाल रहा है अंदर से, तो क्या है, आपके जिस्म के अंदर से फ्लूइड वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। जब वो कम होगा तो हो सकता है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाए। जब वो शॉक में जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी गिर रहा होगा। यहाँ तक समझ में आई? अब जब पेशेंट शॉक में जा रहा है तो आपका दिल क्या करता है, कोशिश करता है पूरे तरीके से कि मैं ब्लड अपनी जो अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करूं। अब हार्ट के काम क्या है, उसका काम है कि मैं जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारे ऑर्गन तक पहुंचा दूं, इसलिए वो जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है। सो देयर इज टेकिकार्डिया। अब वो उसको हाइपोवोलेमिया हो गया, शॉक हो गया, उसका ब्लड जो प्रेशर है वो गिर रहा है। जब प्रेशर गिर रहा है तो पेशेंट माइट गेट साइनोज्ड, सर्कुलेशन पुअर है, ठीक है। जब सर्कुलेशन पुअर है, जिस्म के पूरे हिस्से में खून पूरे तरीके से सर्कुलेट नहीं कर रहा, तो पेशेंट क्या होगा, साइनोस होगा। अब जब पेशेंट शॉक में जा रहा है तो आपको उसकी स्किन कोल्ड और ठंडी स्किन है, और ठंडी होने की वजह से क्या कहते हैं, क्लाइमी स्किन होने की वजह से जिस्म ठंडा फील होगा। ऐसे हाथ लगा के देखोगे, कोल्ड एंड क्लाइमी स्किन है, ठीक है। सो जरूरी है पेशेंट को अच्छे तरीके से आप रैप अप करो ताकि उसको गर्माइश पहुंचाओ, ताकि ये ठंडक जो है ये इसकी सर्कुलेशन अच्छी हो जाए। एक्यूट रीनल फेलियर कॉमन है। चलो, अब जब खून ही नहीं ठीक से हाइपोवोलेमिया में जा रहा है तो उसके किडनी तक तो उसके पूरा पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है, ब्लड। जबकि रीनल का क्या काम है, रीनल का काम है कि वो आपके जो खून है उसको प्यूरिफाई करे, ठीक है, उसको साफ कर देता है खून को। तो वो जब खून ही नहीं वहां तक पहुंच रहा तो रीनल बेचारा क्या करे, वो भी कहता है चलो जी मैं भी फेल हो रहा हूँ। So acute renal failure is common. Respiratory distress and hypoxia. अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, कि उसको ऑक्सीजन तो अंदर जा ही नहीं रही उसकी पूरी तरीके से, ठीक है। जो थोड़ी बहुत सर्कुलेशन हो भी रही है तो वो भी पूरे तरीके से ऑक्सीजनेटेड नहीं है। तो पेशेंट के अंदर से जो उसकी हाइपोक्सिया है उसको उसके लंग्स में पूरे तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा रही है, क्योंकि ही कांट ब्रीद इन, ठीक है, पूरे तरीके से वो सांस, शॉक भी है लेकिन वो सांस पूरे तरीके से ऑक्सीजन ही नहीं ले रहा अंदर। तब पेशेंट क्या होता है, में डेवलप डिफ्यूज पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट, डिस्निया, टेक्पीनिया एंड एबनॉर्मल ब्लड गैस वॉल्यूम। अब उसके जो एबीजीज हैं वो भी सारे उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, उसकी नॉर्मल वैल्यूज खराब हो जाएंगी। मायोकार्डियल डिप्रेशन है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, एंड देन डिसएमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, DIC। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ साथ लेके चलती है। एक पेनक्रिटाइटिस ने पूरे जिस्म के ऑर्गन्स को वक्ते में डाल दिया, ठीक हो गया। अब इसको सीखने का आसान तरीका है कि यू मेक योर ओन नोट्स, इसको देखते हुए अपने नोट्स बनाओ। मैडम अटेंडेंस, शाबाश सनानाज, तेरी अटेंडेंस लग गई है, जा छुट्टी कर। हद हो गई, मैं पढ़ा रही हूँ तुझे, अटेंडेंस की पड़ी हुई है।
ओके, अब क्या है कि आप अपना जब नोट्स बनाओगे तो बेटा इसको इसी तरीके से एरो लगा के याद करोगे ना कि ये हो गया तो इसके साथ ये रिलेटेड है, इसके साथ ये रिलेटेड है, इसके साथ ये हार्ट है, रेस्पिरेटरी है, रीनल है। ये सारी चीजें जब आप इसको अपने तरीके से एरो लगा के अपने नोट्स बनाओगे बेटा तभी याद होगा, इस तरीके से रटने से आप नहीं सीख पाओगे। ठीक हो गया। मेरा काम आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, आपको मैं ये स्लाइड सेंड करूंगी। मेक योर ओन नोट्स एंड स्टडी। ठीक है, इन्हीं नोट्स पे मत गुजारा करना कि कभी नहीं सीखोगे ऐसे। मेक योर ओन नोट्स। ओके, नाउ acute pancreatitis का जो आसान तरीका है लर्न करने का वो है गेट स्मैश्ड। ये देख रहे हो, हथौड़ा पड़ रहा है इसके पेनक्रियास के ऊपर जोर से। गेट स्मैश्ड था, एक ठोका मारा उसको। तो G फॉर गॉलस्टोन्स, E फॉर एथेनॉल, ये अल्कोहल, एंड T फॉर ट्रॉमा। स्मैश में आ जाएगा स्टीरॉइड्स, मम्स हो गए, ऑटो इम्यून है, और स्कॉर्पियन बाइट की वजह से भी है, हाइपरलिपिडीमिया, ये ACRCP, ये पता नहीं किसकी एब्रीविएशन है, एंड देन कम्स द ड्रग। तो ये इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए बेटा हम लोग इसको डायग्नोस का मैंने जो है क्या कहते हैं, आपको बताया है कि मैं आपको ये जो हिस्ट्री आप लोगे इसके डायग्नोस्टिक स्टडीज में, इसका मैं आपको बाद में जवाब दूंगी निम्रा। ठीक है, इसको मैं एक दफा देख लूं फिर देन आई लेट यू नो। एंड देन हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। इसको डायग्नोस करने के लिए यू नीड टू टेक अ गुड हिस्ट्री। ठीक है, अच्छी सी हिस्ट्री लोगे तो फिर ही काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। जिन लोगों जो जिन उनकी आदत होती है MU ओके, ठीक है। क्या नाम है निम्रा बेटा, आई लेट यू नो। ओके, लेबोरेटरी टेस्ट आप कराओगे, सीरम एमिलेस है, लेपेस है, ग्लूकोज है, कैल्शियम है, ट्राइग्लिसराइड है, ऑल यूनिक। और ये जो है ये ज्यादातर हायर साइड पे इनकी रीडिंग्स आएंगी नॉर्मल वैल्यू से। फिर आप जाते हो उसके अंदर एब्डोमिनल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवाते हो। ठीक है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में आप उसको अगर तो वो जो स्कोप है अंदर आराम से चला जाए तो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, और अगर वो नहीं गया तो फिर आप उसको जबरदस्ती भी नहीं चेक कर सकते। ओके, उसके बाद है आपके पास एंडोस्कोपिक है रिट्रोग्रेड, ये ERCP, पेनक्रिएटोग्राफी। ठीक है, रिट्रोग्रेड कॉलन एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, इतना लंबा ना ERCP याद रखो काफी है। ठीक है, सो उसमें ये वाले टेस्ट भी होते हैं, चेस्ट एक्सरे भी है, CT स्कैन भी आप करवा सकते हो देखने के लिए, और मैग्नेटिक रेजोनेंस, कॉल 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 एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, फिर से आ गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक है और ऊपर वाला एंडोस्कोपिक है। तो एक ERCP, एक MRCP। सो इसके अंदर भी वो क्या करते हैं, एक प्रोब डाल के अच्छे से प्रोब डाल के तो वो उसके साथ वो सारा
देखते हैं। लेकिन अगर आप समझो कि वो प्रोब नहीं जा रहा है अंदर, डोंट फोर्स इट। डॉक्टर जो है वो मैम एंडोस्कोपी से हम पेनक्रियास को देख सकते, जी हाँ बेटा आप देख सकते हैं, लेकिन उसके एंडोस्कोपी से नहीं बेटा, ये अलग एक स्पेशल है। आप सिर्फ एंडोस्कोपी नहीं देख रहे हो ना, उसके साथ एक वायर सेट करते हैं लंबी सी, जो कि अंदर तक जाती है और वो आपका देख सकती है। और वो उसी सूरत में जा सकती है कि अगर आपका जो ल्यूमन है वो ब्लॉक नहीं है। इफ इट इज ब्लॉक्ड तो उसकी दो वजह हो सकती है, दैट कैन बी कैंसरस। अब वो लास्ट स्टेज पर है, सो यू कांट फोर्स इट। ठीक है, जो हमने देखा था एक एक्यूट फेज में, अगर आप देख सकते हो, ये जो ईआरसीपी या एमआरसीपी जो भी है, ये आप उस वक्त देख सकते हो व्हेन द ल्यूमन इज फ्री। एक्यूट फेज में आप ये देख सकते हो। क्रॉनिक फेज में दैट स्कोप, दैट वायर जो भी है, वो वहां से पास भी नहीं होगा। सो डॉक्टर्स उसको कभी भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि अगर वो फोर्स करेंगे तो हो सकता है वो मेलिग्नेंसी एकदम रैपिडली फैल जाए, जो जिसने बेचारे ने कल मरना है वो आज ही मर जाए। तो वो ऐसा नहीं करते। ठीक हो गया, तो उसके लिए आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि उसकी ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है। मेडिकल में आप क्या करोगे एक्यूट फेज में? सिम्टोमेटिक एंड डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिवेंटिंग और ट्रीटिंग कॉम्प्लिकेशन। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे एक्यूट फेज में, एटलीस्ट मिल तो रही है। ठीक है, oral intake is withheld to inhibit pancreatic stimulation and secretion of pancreatic enzymes। oral intake को वो क्या कर लेते हैं, withheld कर लेते हैं, रोक लेते हैं थोड़ा सा, ताकि पेंक्रियास जो कि बीमार है उसको ज्यादा काम ना करना पड़े। ठीक है, पेरेंटल मेडिकेशन न्यूट्रिशन जो है वो दिया जाता है टू द डिबिलेटेड पेशेंट, जो बहुत बीमार पेशेंट है। ठीक, उनको न्यूट्रिशन मिल रही है थ्रू आईवी। आईवी के थ्रू उनको जो न्यूट्रिशन देनी है सो देनी है, पर ओरली वो कोशिश करते हैं इनको कम से कम दें, क्योंकि फिर क्या होता है कि ये ओके बेटा, हम ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर अभी होल्ड करते हैं, एंड विल कंटिन्यू एट 10:05 पे। ठीक है, मीनवाइल मैं थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करूंगी। मेडिकल मैनेजमेंट को हम कंटिन्यू रखेंगे। अब मैं जरा अटेंडेंस लगाती हूँ, अटेंडेंस के बाद 10 मिनट के बाद विल स्टार्ट अगेन। राइट हो गया, जाके चाय पी लो, थोड़ा सा चाय लेके बना के अपने पास ले आओ, ताकि हम अपनी क्लास को फिर से शुरू करेंगे।